Hello guys, welcome to JK Exam Cracker. I am Shubham Mahajan, your faculty for General Studies. आपको पता ही है हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू की है, स्टोन एज हमने ख़त्म कर लिया, उसके साथ ही हमने चैल्कोलिथिक पीरियड भी, कॉपर एज के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब जो आज का हमारा मेजर टॉपिक है जिससे हमारी सही एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है, हमें हमारे इतिहास का जिससे पता चलता है, वो आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर किसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम नहीं पता तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का पता होगा, मोहनजोदारो का पता होगा, कालीबंगन का पता होगा, लोथल का किसी का तो आपको नाम जो है पता ज़रूर होगा। मेजरली इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब ये चैप्टर जो है, अगर एंशिएंट हिस्ट्री अगर हम बात करें, ये थर्ड पॉइंट पे आता है और इस चैप्टर से आपको कुछ कंसेप्ट ये क्लियर होंगे कि हमारे इंडिया के बारे में ये समझा जाता था, हिंदूज़ के बारे में, कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो वैदिक एज से शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है कि आर्यंस आते हैं, इंडिजीनियस इनहेबिटेंट होते हैं जो इंडिया में आके बसते हैं, और उन्होंने यहाँ पे वेद लाए, वेद से कुछ ज्ञान लोगों को मिले और उसको अपना मीडियम एजुकेशन उन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिया। बट ऐसा नहीं है, बड़े ज़्यादा हमारे पास ऐसे प्रूफ्स हैं कि आर्यंस के आने से पहले हमारे पास बहुत ऐसी मतलब वास्ट कल्चर थी, डाइवर्सिटी थी हमारी, और सिविलाइजेशन हमारी इतनी ज़्यादा फ्लरिश थी कि बाहर की और जो सिविलाइजेशन थी हमारे देश में आके ट्रेड करते थे और हमसे कुछ सीख के जाते थे। ये तो आपको पता ही है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर वर्ल्ड की अगर मानी जाती है वो आती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपको सबको पता है कि अगर वेस्टर्न साइड की, अगर एशिया की अगर हम बात करें, मॉडर्न टर्की, ईरान, इराक वगैरह मिला के सब जो है उधर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं। बट अगर बात करें रिलेशन की हमारे इंडिया के साथ, जो उनका रिलेशन था हमारे साथ, एक तरह का बिजनेस का भी रिलेशन था। वो हमारे यहाँ पे आके ट्रेड्स करते थे। बड़े ऐसे प्रूफ्स थे जिससे हमें ये मिलता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन इंटरैक्ट हमेशा रेगुलर बेसिस पे करते रहते थे। जैसे अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें, इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन या ट्रेडिंग रिलेशन बड़े अच्छे हैं, उसी तरह पहले भी हमारे देश के बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बड़े अच्छे थे। चलिए अब शुरू करते हैं इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो इंडस रीजन था, जहाँ पे इंडस रिवर बहती थी, इसके आसपास का जितना एरिया जो है इस सिविलाइजेशन के साथ रिलेट करता है। और इसमें और भी बड़े ज़्यादा कल्चर्स थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है अब सबसे पहले अगर बात आती है कि इसमें कौन कौन सी मेजर प्रोमिनेंट साइट्स थी और इन्होंने किन्होंने इसको सबसे पहले जो है खोजा था। अब चलिए शुरू करते हैं। बात आती है इधर, अनदर नेम फॉर द सिविलाइजेशन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन है, क्योंकि सबसे मेजर साइट की अगर हम बात की जाए, ये हड़प्पा साइट ही है जो मिली हुई है। 1921 में ये साइट जो है डिस्कवर हुई थी, और जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था आर्कियोलॉजिस्ट का दयाराम साहनी। और ये प्री हिस्टोरिक साइट थी, आपको पता ही है। और इस प्री हिस्टोरिक साइट का नाम था हड़प्पा, जो मॉडर्न पाकिस्तान के बीच में पूरा एरिया जो है आता है। और उसके बाद कुछ साल के बाद, अगर 3 साल के बाद हम बात करें, एक और नई साइट डिस्कवर की गई जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है हमारे बॉलीवुड की। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसको हमेशा मूवीज़ के साथ हम रिलेट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है अगर हम पढ़ने जाते हैं, हमेशा हमारे पास मूवीज़ ऐसी हैं जिससे हम बड़े प्यार से उसको मॉडर्न हिस्ट्री को समझ जाते हैं। भगत सिंह जी के बारे में हम समझ जाते हैं, अगर हमारे रेवोल्यूशनरीज और हुए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, हम सब जो है मूवीज़ के थ्रू उनको रिलेट कर जाते हैं। तो चलिए थोड़ा आपका और रिलेशन अगर बनाने की मैं बात करूं, एक मूवी आई थी मोहनजोदारो जिसमें ऋतिक रोशन जी ने काम किया था, और वही साइट जो है R.D. बैनर्जी ने खोजी थी, और उस साइट का नाम था मोहनजोदारो। ये भी पंजाब रीजन में ही आती थी, हमारे सिंध पाकिस्तान जो है वहाँ पे मेजर हमारी मोहनजोदारो साइट जो है पाकिस्तान में पाई जाती है। फिर बात करते हैं, जॉन मार्शल एक और आए थे आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये दोनों सिविलाइजेशन जो हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट हैं।
ये अलग नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, क्योंकि इंडस रिवर जो है हमारे जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब सबकी, अगर उनकी सारी जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं इंडस रिवर को ड्रेन करती हैं। और इंडस रिवर हमारे सारे, अगर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की अगर हम बात करें, वहाँ पे ही इंडस रिवर सारी जो है पाई जाती है। तो ये सब साइड जो मिली हुई हैं पंजाब या पाकिस्तान में जो मिली हुई हैं, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। और थर्ड साइड जो थी रिसेंटली फिर जो एक्सकेवेट की गई, उसका नाम था कालीबंगन, और जिन्होंने इसको खोजा था उनका नाम था अरविंदो घोष। और ये भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जितनी ही बड़ी साइट थी। तो कोई दो राय नहीं है कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या कालीबंगन के अलावा और भी बड़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है सिविलाइजेशन चलती थी। इनको हम एक तरह का ऐसे भी कह सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर एक अलग सिटी होगी, स्टेट होगी, पंजाब अलग स्टेट होगी, उसी तरह जितनी जितनी स्टेट्स हमें मिलती गई उनकी अपनी जो है सिविलाइजेशन अलग होती थी। फिर वही मैंने बात कही जो पहले आपको बताई थी, ये वहाँ पे वही बात आ गई। पहले सोचा जाता था कि स्कॉलर जो थे वो बिलीव करते थे इंडियन सिविलाइजेशन हमेशा आर्यंस के आने के बाद ही जो है शुरू हुई है, बट ऐसा नहीं था। आर्यन सिविलाइजेशन जो है हमेशा से पुरानी कही जाती है, जिससे हमारा इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाती है। बट सही जो थ्योरी जो हमें सजेस्ट करती है वो कहते हैं कि आर्यंस के इन्वेजन से पहले भी एक सिविलाइजेशन होती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उस सिविलाइजेशन का रिलेशन जो है बाकी कंट्रीज़ की सिविलाइजेशन के साथ ज़रूर होता था। उसका सबसे एग्जैक्ट अगर प्रूफ हम कहें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जिनके साथ हमारे रिसेंट इंटरेक्शन उस समय होते रहते थे। और अगर मेसोपोटामियन अगर हम टेक्स्ट भी देखें या उनके अगर लिटरेचर देखें तो वहाँ पे भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के बारे में ट्रेसेस ज़रूर मिलते हैं। फिर आगे इसकी ज्योग्राफी की बात, ये कहाँ कहाँ पे जो है एक्सटेंड करती थी। सबसे पहली बात, जहाँ जहाँ पे इंडस रिवर की जो है वैली होती थी वहाँ पे ये इसकी हमें साइट्स मिलती हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में एक फेमस स्पॉट है हमारा मांडा। मांडा एरिया जो है ये भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान वगैरह का एरिया जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ रिलेट करता है। इंडस की रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरी थी वहाँ पे ये सिविलाइजेशन पाई जाती थी, तभी इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और टोटल अगर हम बात करें हड़प्पन साइट अभी तक जो है मिली हुई है वो है 1022 साइट्स, जिसमें से 406 पाकिस्तान में है। बट जो मेजर साइट्स जो हैं वो सारी पाकिस्तान में है। चाहे हमारे पास नंबर पाकिस्तान के बाद कम होंगे, बट वो जो मेजर साइट्स जो हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली साइट्स अगर जो कहें वो सारी पाकिस्तान में है, और 616 जो है वो इंडिया में है। और जो पाकिस्तान में जो साइड है या जो पाकिस्तान उसको शेयर करता है, उसको एरिया जो है वो सारा अफ़गानिस्तान वगैरह, पंजाब हो गया, सिंध एरिया हो गया, मॉडर्न पंजाब जो है सारा पाकिस्तान में है। ये सब एरियाज मिला के जो है पाकिस्तान उसको कॉम्प्राइज करता है। ये एरियाज आगे जहाँ जहाँ पे जो हमें हड़प्पन साइट्स के जो है ट्रेसेस मिलते हैं। अगर 1022 साइट्स की बात करें, उसमें से जो अच्छी तरह से 97 साइट्स ही हम जो है अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाए हैं, या उसको एक्सकेवेट अच्छी तरह से खुदाई जो है उसकी हम पूरी तरह से कर पाए हैं। तो ये भी फ़र्क आ जाता है, चाहे हम इतनी ज़्यादा साइट्स मिली हैं बट उसमें से खाली 97 साइट्स ही हम अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाए हैं या उसकी अच्छी तरह से हम स्टडी कर पाए हैं। 406 पाकिस्तान में है साइट्स, और 616 जो है टोटल इंडिया में है। और मैंने अगर आपको बताया जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू में जो मांडा एरिया है ये भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। चलिए आपको ज्योग्राफी पता चल गई, ऊपर से पता चल गया कि पूरा जहाँ जहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती थी वहाँ का जितना भी लैंड एरिया जो है, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, हमारा जो पंजाब हो गया, ये सब अफ़गानिस्तान, ये एरियाज़ में जो है हमें हड़प्पन साइट्स मिलती हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है हमें साइट्स मिलती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
फिर इन जो साइट है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनकी बड़ी ज़्यादा खासियतें थी। एक तो था हम ट्रेडिंग करते थे, बाकी सिविलाइजेशन के साथ हमारे रिलेशंस थे। फिर उसकी वजह से हमने अपनी सील्स बनाना शुरू कर दी, जिससे हमें प्रूफ पता चलते थे कि ये इंडिया की साइट है या बाहर की अगर मेसोपोटामियन की जो है साइट है उसके हमें प्रूफ मिलते थे। फिर एक और चीज़ आती है, अगर हम स्टोन एज की बात करें या चालकोलिथिक एज की बात करें, वहाँ पे जो लोग थे तब इकट्ठा होना शुरू हुए थे। उनको इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं पता था कि हम एक साथ जो है रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। बट अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो साइट्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे सबसे अच्छा जो हमें प्रूफ मिलता है उसका मिलता है टाउन प्लानिंग का। टाउन प्लानिंग मतलब हुआ कि जैसे आज के टाइम पे हमारे जम्मू सिटी की या अगर कश्मीर सिटी की बात करें या कोई भी अगर इंडिया की अगर सिटी है, वहाँ की जो सिटी एक पूरी तरह से जो है प्लान्ड सिटी है। ये एक आर्किटेक्ट्स ने जो गवर्नमेंट के होते हैं उन्होंने डिज़ाइन किया था और उसके बाद हमारी मॉडर्न सिटीज़ जो है बनी थी। जैसे अगर जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, सबसे अच्छा जो अगर मॉडल टाउन की अगर कहा जाता है जम्मू का, उसको कहते हैं रणबीर सिंहपुरा, क्योंकि ये पूरी तरह से प्लान्ड सिटी बनी हुई थी। चंडीगढ़ जो है प्लान्ड सिटी थी। मॉडर्न एरा में अगर हम बात करें रिसेंटली, चंडीगढ़ सिटी सबसे अच्छी टाउन सिटी जो है मानी जाती है, प्लान्ड सिटी है वो। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि उस समय जो सिटीज़ थी वो अच्छी तरह से प्लान्ड होती थी। वहाँ पे बिल्डिंग्स थी बड़ी बड़ी, दो तरह की डिविजन्स थी, अपर क्लास और लोअर क्लास की डिविजन्स थी। स्ट्रीट्स वहाँ पे बड़ी अच्छी थी, मतलब कि वहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें थी और सड़कों के दोनों साइड्स जो है पब्लिक जो रेजिडेंटल बिल्डिंग्स होते थे या ट्रेडिंग स्टेशन जो है वहाँ पे दोनों साइड्स होते थे। तो इन चीज़ों में जो है सारा पता चलता है हमें टाउन प्लानिंग के हिसाब से। सबसे बड़ी बात अगर हड़प्पन कल्चर की अगर हम बात करें, हड़प्पन या मोहनजोदाड़ो कल्चर की, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें मिलती है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से, वहाँ के जो टाउन्स थे बड़ी अच्छी तरह से जो है प्लान करके बनाए हुए थे। और टाउन प्लानिंग वहाँ का सबसे अच्छा कंसेप्ट था। और अर्बनाइजेशन जो है बड़ी अच्छी तरीके से होती थी, मतलब सिटी में रहने का कंसेप्ट लोगों को तब पता था, वो एक साथ इकट्ठे होकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। 3 साइट्स आती हैं, हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदाड़ो। लोथल की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग स्टेशन होता था, ये ट्रेडिंग पोर्ट यहाँ पे बनाए जाते थे। ये 3 साइट्स जो हैं एक ही तरह के सिमिलर प्लान के हिसाब से बनाए गए थे। फिर बात करते हैं ये कैसे डिवाइड था। अगर हम एक सिटी की बात करें, उसकी अगर वेस्टर्न साइड की बात करें या ओपनिंग साइड की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्या था, एक सिटाडेल बनाया होता था वेस्टर्न साइड पे। ये सिटाडेल क्या होते हैं, लंबी सी दीवार होती है, या वॉल आप कह सकते हो, या ये कह सकते हैं एक ऐसा स्पेशल प्लेस जिसको फोर्टिफाई किया हो। अपर क्लासेस के लिए कहा जाता है, जैसे किंग्स वगैरह हो गए, उनका जो पूरा अलग एक प्लेस था उसको एक बड़ी सी दीवार से जो है कवर किया जाता था। इससे ये पता चलता है वहाँ पे उस टाइम पे सिविलाइजेशन में डिवीजन थी अपर क्लास और लोअर क्लास की। जो आम लोग थे वो सिटाडेल के ईस्टर्न साइड रहते थे या उसके साउदर्न साइड में रहते थे, बट जो अगर सिटी की वेस्ट साइड की अगर तरफ चला जाए, वहाँ पे एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती थी जिसके पीछे जो है अपर क्लासेस जो है वहाँ की रहती थी। सिटाडेल की वजह से हमें ये पता चलता है अपर क्लास और लोअर क्लास की डिवीजन थी वहाँ पे। फिर बाद में जब सिटाडेल के नीचे अगर हम जाते हैं, दीवार के जब हम नीचे जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर टाउन बनाया जाता था और हर टाउन का अपना मेन स्ट्रीट होती थी जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी तरह से बनाई जाती थी। और जो हाउसेस थे या अगर और इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग जो थी दोनों साइड्स में बनाई जाती थी उसकी स्ट्रीट्स के। फिर बात करते हैं दोनों चीज़ों की। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में एक और हमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिलता है कि वहाँ पे जो लोग घर बनाते थे वो आज के टाइम के पैटर्न के ऊपर बनता था। जैसे उनकी जो दीवारें थी या पूरे घर जो थे ब्रिक्स से बनाए जाते थे या ईंटों से बनाए जाते थे। जो स्टोन एज की अगर हम बात करें, उस समय ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि उनको जो ब्रिक्स को शेप देने का कुछ नहीं पता था। जैसे उनको पत्थर मिलते थे उस हिसाब से वो बिल्डिंग को अपनी जो है या घर जो बना लेते थे। बट मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ये पूरी तरह से प्रूफ्स मिलते हैं, जो लोग थे वहाँ पे जब रहते थे तो वो तैयार की हुई जो ईंट होती थी उसके बनाए हुए घरों में वो रहते थे।
बट अगर बात करें लोथल और कालीबंगन की, ये डिफरेंस आता है दोनों में। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है एक तरह से सिमिलैरिटी शेयर करते थे। वहाँ पे जो घर होते थे वो पूरी तरह से पकी हुई ईंट से बनाते थे, बट लोथल और कालीबंगन में जो है हाउसेस वो सन ड्राइड ब्रिक से बनते थे। मतलब मिट्टी को इकट्ठा किया जाता था, शेप सांचे में शेप दी जाती थी ईंट की, और उसको सन में धूप में जो है सुखाया जाता था, और उन्हीं से जो है घर बनाए जाते थे। फिर उसके साथ साथ जो है पब्लिक बाथ्स होते थे, मतलब एक पूरे टाउन के लिए जो है बड़े बड़े बाथ्स बनाए जाते थे। ग्रेट बाथ जो है हमें एक मोहनजोदाड़ो में भी मिला हुआ है। तो ये मैं आपको जब अलग से जब ये टॉपिक ख़त्म होगा मैं आपको स्पेशलिटीज़ बता दूंगा हर एक सिविलाइजेशन की, कब वहाँ पे क्या क्या मिलता था। और हर जगह क्या होता है, हर टाउन में पब्लिक बाथ मिलते थे, बड़े बड़े घाट मिलते थे नहाने के लिए, और उनके साथ साथ कुएँ भी बनाए जाते थे, वेल्स भी वहाँ पे जो है बनाए जाते थे। फिर बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बड़ा अच्छा था। ड्रेन्स जो हैं उनकी स्ट्रीट्स की बड़ी अच्छी थी, और वहाँ पे उनके ऊपर मैन होल्स बने जाते थे। इससे एक चीज़ पता चलती है, अगर जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, रोमन सिविलाइजेशन जो है वो ही खाली ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम जो है शुरू किया था। उनके अलावा हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग भी जो हैं अच्छी तरह से उनको टाउन प्लानिंग का कंसेप्ट भी पता था, और उसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम का भी पता था कि जो अगर पानी यूज़ हो रहा है हमारे लिए वो बाद में ड्रेन होके कहाँ पे जाएगा, ये सब उन लोगों को तब पता था। टाउन प्लानिंग के साथ साथ हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था। फिर एक और चीज़ आती है, अगर एक टाउन बना हुआ है, एक सिविलाइजेशन पूरी तरह से अगर एक साथ होकर रह रही है, तो उनको इकोनॉमी चलाने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस टाइम पे बड़ी अच्छी तरह से चल रही थी, तो क्या होता था जो भी इन्होंने बनाया होता था या इकट्ठा किया होता था, प्रोड्यूस किया होता था, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता था उसको बड़े बड़े वेयर हाउसेस में ये इकट्ठे करते थे। उन वेयर हाउसेस का नाम जो है ग्रैनरी कहते हैं उसको। हड़प्पा की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक ग्रैनरी पाई जाती है रावी रिवर में, और उससे ये पता चलता है कि उस समय ट्रेडिंग सिस्टम बड़ा अच्छा था। दो तरह की ग्रैनरीज होती थी, एक तरह की होती थी जिसमें ये अपने कॉर्न्स वगैरह जो है इकट्ठे करते थे, जिसमें ये अपने वीट वगैरह जो है इकट्ठे करते थे, या और कोई चीज़ें जैसे दालें होगी, अनाज हो गया, गेहूं हो गए, चावल वगैरह हो गए, ये सब जो है एक जगह रखते थे, एक ग्रैनरी में रख देते थे, और दूसरी ग्रैनरी में जो है ये कॉर्न स्टोर करते थे, मक्की जो है वहाँ वो स्टोर करके रखते थे। और इससे ये पता चलता है कि जो मक्की जो है ये एक तरह का लैंड टैक्स लोगों से इकट्ठा करते थे। मतलब कि जो टैक्स सिस्टम जो है अपर क्लासी या राजा वगैरह जो है उन्होंने टैक्स सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ था, और वो जो दूसरी गैनरी होती थी वहाँ पे वो मक्की इकट्ठी करके रखते थे जो लोगों से कलेक्ट की जाती थी। और उसके साथ साथ ये वहाँ पे बरियल सिस्टम भी था। ये भी एक हमें प्रूफ मिलता है कि हमारा रिलेशन था बाकी सिविलाइजेशन के साथ। अगर बाहर की अगर फॉरेनर सिविलाइजेशन का अगर हम कंसेप्ट की बात करें, वहाँ पे जो मुर्दे होते थे उनको दफनाने का जो है कंसेप्ट होता था। उसी के साथ हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये बरियल सिस्टम था, बट ये बरियल सिस्टम जो है सिटी से दूर रखते थे। मतलब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए डेड बॉडीज़ को हमने उनके लिए जो है अलग से जगह बना के रखी। तो इससे ये भी पता चलता है हमारे रिलेशन बाहर की कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे थे। आ गई समझ? टाउन प्लानिंग से हमें ये पता चलता है कि टाउन जो है बड़े अच्छे थे। टाउन्स में सबसे पहली बात आती है, एक बहुत बड़ी जो है सिटी बनती थी। सिटी में क्या होता है, दो तरह की डिवीज़न होती थी। वेस्टर्न साइड में अगर हम चले जाएं, वहाँ पे एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती थी जिसको सिटाडेल कहते हैं। उस दीवार के इस साइड, अगर उसके ऊपर नॉर्थ साइड में जो है अपर क्लास लोग रहते थे, और उसके अगर साउथ साइड में जो है आम लोग रहते थे। और पूरी तरह से जो सिटी होती थी वहीं पे बनी होती थी। जो शहर था वहाँ पे होता था, बड़ी सी स्ट्रीट्स होती थी। स्ट्रीट्स के दोनों साइड जो है घर या और ऑफिसेज जो बिल्डिंग्स वगैरह होते थे वो बने होते थे। उसके साथ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो बिल्डिंग्स थी वो बर्न्ट ब्रिक से, जो चूल्हे से अगर पकाई जाती जो ईंट होती थी उसको यूज़ करते थे। बट लोथल और कालीबंगन में जो हाउसेस होते थे वो सन ड्राइड ब्रिक से बनाए जाते थे। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। टैक्स भी कलेक्ट होता था, और उसके साथ साथ जो है प्रोडक्शन होती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनको वो स्टोर करते थे बड़े बड़े स्टोर हाउसेस में। तो ये फ़र्क आता है इनका।
फिर बात करते हैं इकोनॉमी की। अगर एक सिटी बनती है ना, उसको इकोनॉमी ही चलाती है। कोई भी देश है उसको इकोनॉमी चलाता है, ना कि और कोई चीज़ें होगी। और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिवीज़न होगी क्लासेस की, वो डिवीज़न करने से कभी भी देश नहीं चलता है। हमेशा जो है इकोनॉमी चलाती है, क्योंकि हर किसी ने टैक्स देना होता है देश को, और उसी से जो है देश चलता है। अपने खर्चे वगैरह जो होते हैं वो चलाते हैं वो, अगर कोई स्कीम्स वगैरह होती है वो सब टैक्सेस से ही चलते हैं। फिर बात करते हैं कि इकोनॉमी या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है कैसे ये यूज़ करते थे। ये लोग जो है बड़े ज़्यादा सियाने थे, दिमाग इनमें मतलब बड़ा अच्छा था। पूरी तरह से हमारा जो है ब्रेन जो है एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिसाब से चलने शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो वो करते थे, बट वो ज़्यादा मेहनत करने के कंसेप्ट को जो है थोड़ा नकारते थे। वो सोचते थे स्मार्ट तरीके से अगर काम करेंगे तभी हमारा जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो कैसे होता है ये मैं बताता हूँ आपको। जो इंडस पीपल होते थे वो क्या करते थे, सीड्स जो होते थे खेती के लिए, जो सीड्स होते थे उनको हमेशा नवंबर में ये जो है वहाँ पे कर देते थे, जो देते थे सीड्स को वहाँ पे लगा देते थे नवंबर में। क्योंकि उस समय क्या होता था, जो फ्लड का पानी होता था वो वहाँ पे चढ़ता था खेतों में, ठीक है। वहाँ पे वो सीड्स को लगा के चले जाते थे, और फिर बाद में ये जब ये सीड्स जब बन के बड़े बड़े जो है खेतों में तब्दील हो जाते थे, फिर ये अप्रैल में उसको जो है हार्वेस्टिंग करने शुरू कर देते थे। तो ये मतलब लोगों में जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ थी कि उनको ये पता था कि कौन से सीज़न में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमें करनी चाहिए और कौन से सीज़न में हमें ये जो प्रोड्यूस जो है काट के रख देना चाहिए, ताकि अगर अगला फ्लड आएगा उससे पहले हम जो है तैयार रहेंगे इसके लिए। फिर प्रोडक्शन क्या क्या होती थी, गेहूं उगाए जाते थे, बारले, पीस, ज्वार, रागी एसेट्रा। ये कुछ चीज़ें जो है जो आम आज के टाइम पे जो चीज़ें उगाई जाती हैं वही चीज़ें पहले भी उगाई जाती थी। इनके अलावा जो चावल जो हैं इसके हमें ट्रेसेस बड़े कम मिलते हैं। बाकी अगर अनाज की अगर हम बात करें, गेहूं, ज्वार वगैरह जो है ये सब उगाए जाते थे, बट उनके अलावा चावल जो हैं ये इतने ज़्यादा नहीं उगाए जाते थे। दो तरह के ये जो है वीट और बारले उगाते थे तब। इनको ये भी नॉलेज थी कि कौन कौन से तरह का जो है वीट होता है वहाँ पे। फिर बात करते हैं बानवली की। यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा जो हमें ट्रेसेस मिलते हैं बारले के मिलते हैं, और उसके साथ साथ ये तेल वगैरह भी उगाते थे, मतलब तेल की प्रोडक्शन भी करते थे। उसके लिए दो चीज़ें होती है, एक सेसेमी और मस्टर्ड। ये दो चीज़ें जहाँ पे अगर मिल जाएं तो इससे ये पता चल सकता था कि वहाँ पे तब ऑयल प्रोडक्शन की कंपनीज भी जो हैं या ट्रेडिंग स्टेशन जो हैं इनके भी होते थे। तिल और मस्टर्ड ये दोनों चीज़ें इसके साथ साथ ये उगाते थे। फिर एक और खासियत आती है, अगर दूसरी इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही सबसे पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस करने की कला सीख ली थी। उससे पहले कॉटन प्रोडक्शन की कोई भी हमें जो है नॉलेज नहीं मिलती है, बट अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम तरफ बढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि उस समय कॉटन प्रोडक्शन भी होना शुरू हो गई थी, और लोगों को तब पता चल गया कि कॉटन के क्या यूजेस होते हैं। और मेहरगढ़ है जहाँ पे हमें कॉटन फैक्ट्रीज के भी ट्रेसेस मिलते हैं। फिर मैंने आपको पहले भी बताया ये जो है ज़्यादा राइस नहीं यूज़ करते थे अपने मेन क्रॉप्स में, बट लोथल में हमें कुछ ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पे राइस जो है वो भी प्रोड्यूस होता था। उनके अलावा बाकी अगर साइट्स की अगर हम बात करें, हड़प्पन साइट होगी या मोहनजोदारो साइट्स होगी, वहाँ पे हमें कोई भी राइस के ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अगर आपने खेती बाड़ी करनी है तो उसके साथ साथ एनिमल की डोमेस्टिकेशन भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दो तरह से इसकी ज़रूरत होती है। एक आ गया कि आप कौन कौन से जानवर जो है दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे गायें वगैरह होगी ये दूध के लिए काम आते हैं, भेड़ बकरी हो गई ये इनका भी कुछ लोग दूध यूज़ करते थे या उनकी मीट वगैरह जो है खाते थे ये। तो दो तरह की डोमेस्टिकेशन ये करते थे एनिमल्स की। ऑक्स, बफेलोस, ये आपको पता ही है भारी काम जो खेती बाड़ी का काम होता था उसको करने के लिए ये इनको यूज़ करते थे। उनके साथ साथ बाकी चीज़ें आ गई, गोट्स, शीप्स, पिग्स वगैरह ये सब जो है डोमेस्टिकेट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। सबसे ज़्यादा जो इनका फेवरेट उस समय का जानवर होता था वो आता था हम्प्ड बुल, जिनके ऊपर वो होता ना
बड़ा सा बना होता है, हम बना होता है, उस बुल को जो है ये बड़े ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये जानवर इतना ज़्यादा तब इनके लोगों के लिए प्यारा था कि इन्होंने क्या कर दिया, उस समय हम बुल की जो है सील्स भी बनाना शुरू कर दी। तो ये जानवर जो है बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था इनके लिए उस समय। फिर जब ये शुरू होती है, इन लोगों को पता था कि जो कुत्ते जो हैं या डॉग्स जो हैं, इनको हमने पेट्स रखना है। डोमेस्टिकेशन में सबसे ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो डॉग्स को इन्होंने अपने पेट्स की तरह जो है समझने शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ बिल्लियों को भी जो है ये डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, क्योंकि इन चीज़ों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैट्स और डॉग्स जो हैं दोनों जानवर ये अपने साथ घर में रखते थे। और हमें दोनों साइंस मिलते हैं, मतलब दोनों के पैरों के साइन मिलते हैं, डॉग्स और कैट्स के। फिर दो चीज़ें और आती हैं, एसिस गधा और ऊंट। ये दो जानवरों को ये जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक चीज़ लिखी हुई है बर्डन ऑफ बीस्ट या बीस्ट ऑफ बर्डन। इसका मतलब हुआ कि ये दो जानवरों को, गधे और ऊंट को ये जो है ज़्यादा भारी सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ करते थे। तो इनको बड़ी अच्छी तरह से नॉलेज थी कि कौन से जानवर को किस हिसाब से हमने यूज़ करना है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को ये भी पता था कि हाथी जो है इसको भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी भी थोड़ी थोड़ी डोमेस्टिकेशन के हमें जो है प्रूफ्स और भी मिलते हैं हमें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस सिविलाइजेशन में एक सबसे ज़रूरी ये चीज़ पता चलती है कि इस समय के जो लोग हैं ये घोड़े नहीं पालते थे, घोड़े नहीं पालते थे। बट अगर देखा जाए आर्यन सिविलाइजेशन में जब शुरुआत होती है तब घोड़ों का जो है कंसेप्ट हमें तब मिलना शुरू हो जाता है। घोड़े आपको पता ही है सबसे ज़रूरी जानवर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल लॉन्ग जो ट्रैवल्स होते थे वो सब घोड़ों के थ्रू ही होते थे। बट जो हड़प्पन लोग थे या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो उस समय घोड़ों को यूज़ नहीं करते थे। बट अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स जो थे आर्यंस के वो घोड़े ही थे। तो ये दो चीज़ें आ गई इसमें, इकोनॉमिक लाइफ आ गई और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आ गए। ये जो टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक जो लेक्चर है इसमें नहीं ख़त्म हो सकता, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इनके कुछ चाल ढाल मैंने आपको बताने का सोचा कि मतलब ये कैसे कैसे टाउन प्लानिंग के हिसाब से रहते थे और उसके साथ ये जानवर को डोमेस्टिकेट भी कर सकते थे। और दूसरा इनका आता है कि इस समय रिलीजन भी शुरू हो गया था, रिलीजन के साथ साथ ये जो है ट्रेड्स कैसे करते थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो हमारा जो आज के दिन का जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है वो ये है ट्रेड और कॉमर्स का। फिर मैंने आपको बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके साथ बाकी दुनिया की जो सिविलाइजेशन है वो काम ज़रूर करते थे। और यही पहले टॉप पॉइंट में लिखा हुआ है, देयर आर मैनी ट्रेसेस ऑफ द ट्रेड विद पर्शियन गल्फ एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हमारा जो अरेबियन कंट्रीज़ होगी उनके साथ हम ट्रेड करते थे, उसके हमें बड़े ज़्यादा ट्रेसेस मिलते हैं। फिर सुमेर जगह है, यहाँ पे हमें बड़े ज़्यादा सील्स मिलते हैं। सील्स जो हैं इनके बिजनेस में काम आते थे। कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती थी उसके ऊपर एक मतलब अपने सिविलाइजेशन की जो है स्टैंप लगाई जाती थी, उसको हम सील कहते हैं। तो हमें बड़ी ज़्यादा सील्स मिलती हैं सुमेर में। और इनसे ये पता चलता है मतलब मैक्सिमम सील से हमें ये पता चलता है कि ना कि बाहर के लोग हमारे पास आते थे, बट हमारे इंडस लोग जो हैं वो भी बाहर जाके जो है काम करते थे या वहाँ पे रहते थे। और मैक्सिमम जो लोग हैं इंडस पीपल जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जाके जो है रहते भी थे, ये उस रीजन में जाके रहते भी थे ये। और मेजर थिंग जो एक्सपोर्ट होती थी उस समय वो थी कॉटन। और मैंने आपको पहले भी बताया लोथल में ये सबसे पहला हमारा जो आर्टिफिशियल डॉक यार्ड बनता है दुनिया का। अगर बात करें डॉक यार्ड की, बंदरगाह की अगर हम बात करें, सबसे पहला आर्टिफिशियल जो डॉक यार्ड है वो लोथल में पाया जाता है। और इंडस रीजन की अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के रिलेशन में, जो मेसोपोटामियन लोग थे वो हमारी सिविलाइजेशन को अपने नाम से बुलाते थे।
हर कोई पर्सन होता है अपने दोस्तों को या अपने किसी भी रिश्तेदार वगैरह को जो है पर्सनल नाम भी कभी कभी दे देता है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने भी हमें कुछ नाम दिए हुए थे, और वो नाम जो था वो था मेलुहा। ये मेसोपोटामियन लोगों ने हमारी इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को नाम दिया हुआ था, या इंडस सिविलाइजेशन जो सिटी थी पूरी उसको इन्होंने नाम दिया हुआ था। फिर 2 स्टेशंस आते हैं हमारे मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में, वो आते हैं दिलमन और मकान, जहाँ से पूरा ये जो है ट्रेडिंग काम होता था। फिर मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉटन सेंटर था, और यहाँ पे कॉटन की जो है इंडस्ट्री पाई जाती है। लोथल के अलावा वहाँ पे भी जो है कॉटन की इंडस्ट्री पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो है हड़प्पन लोगों को इस चीज़ का भी पता था कि कपड़ों को कैसे डाई किया जाता है। अगर कॉटन इन्होंने प्रोड्यूस किया था तो उसके साथ साथ ये उसको डाई करने का भी आर्ट जो है बड़ी अच्छी तरह से सीख चुके थे। उसके साथ साथ पॉटरी, घड़े वगैरह बनाने का जो काम था या बर्तन वगैरह बनाने का काम, वो भी इन लोगों को बड़ा अच्छी तरह से पता था, और उसकी भी इंडस्ट्री जो है बड़ी बड़ी सेटअप की जाती थी। और उसके साथ साथ लोहे को पिघलाने का काम भी जो है हड़प्पन लोगों को पता था, और उसके साथ ये ब्रॉन्ज और टिन के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। और अगर बात करें ब्रॉन्ज के, हमें बड़े ज़्यादा ट्रेसेस भी मिलते हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू भी हमें मिलता है मोहनजोदाड़ो में। और ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर घर बनाए जाते थे उस समय ईंटों से, तो उसकी भी हमें इंडस्ट्री जो है उसके भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं। फिर ये जो सील जो है ये टेराकोटा फिगर से ये जो है बनाते थे। बोट जो है ये भी इससे टेराकोटा से बनाते थे, और सील जो है ये भी टेराकोटा से बनाते थे ये। और हमारा उस समय का अगर बात करें, जो इकोनॉमी का सिस्टम था या करेंसी का जो सिस्टम था वो था हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम की एक खासियत ये है, जैसे आपको पता होगा आने का कंसेप्ट जो है ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ही दिया था। 16 आने मिला के मेरे ख्याल से एक जो है 1 रुपया बनता था। तो ये ऐसे चलता था, पहले 1 2 4 8 के हिसाब से स्टार्ट होता था, जो 64 तक जाता था, और उसके बाद ये और आगे बढ़ जाता था 160 320 और 640। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी उसके बाद भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक खासियत थी, जो करेंसी सिस्टम था, वो हमने तब भी अपनाए रखा, और शायद इंडिपेंडेंस तक ये हमारा कंसेप्ट जो है चलता रहा था। आने का सिस्टम जो है तब से हड़प्पा से शुरू हुआ था, और अभी तक हम जो है ये चलाते रहे थे। फिर ब्रॉन्ज, इस एज को जो है हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज को बड़ा ज़्यादा ये यूज़ करते थे, कॉमनली ब्रॉन्ज ही यूज़ होता था। और ब्रॉन्ज स्मिथ जो है इससे ये क्या करते थे, बड़े बड़े स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनाते थे, या घड़े वगैरह जो, या उनके क्या कहते हैं पॉट्स वगैरह हो गए, या बर्तन वगैरह जो है ब्रॉन्ज से ये बनाते थे। ज्वेलरीज बनाना इनको आती थी, सिल्वर गोल्ड और कॉपर की जो है तब ज्वेलरी मिलती है बड़े ज़्यादा लार्ज स्केल में। फिर उसके साथ एक खासियत ये है कि ये जो सील्स बनाते थे ना, सील अगर ट्रेडिंग करनी है तो इनको सील ज़रूर बनाने की ज़रूरत होती थी। और सील्स को क्या करते थे, उनके ऊपर हमेशा जानवरों की जो है नक्काशियाँ की जाती थी। 2 तरह की सील्स होती थी तब। तो ये मैं लास्ट में आपको एक बार पूरा लेआउट बता देता हूँ कि कौन कौन सी साइड में हमें कौन कौन सी और खासियत चीज़ें मिलती हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ऐसे ख़त्म होता है। इसमें थोड़ा मैंने आपको ऊपर से बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होती है, और कौन कौन सी मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ें यहाँ पे होती थी। हम इंडस्ट्रीज़ बड़ी ज़्यादा सेटअप कर चुके थे तब, कॉटन की इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी, उसके साथ ब्रॉन्ज को हम यूज़ करते थे, ज्वेलरीज हम बनाते थे। तो ये सब चीज़ें जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती हैं, और उसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर एक चीज़ है, एक खासियत ये है ब्रॉन्ज की, हमें यहाँ पे क्या मिलती है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू। ये जो डांसिंग गर्ल जो है, मतलब इसका स्टैचू अगर आप कभी नेट पे उसकी इमेज देखोगे, बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने फाइन क्वालिटी में बनाई होती थी।
वो पोस्चर जो है उनका डांस की मुद्रा में था, और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ज्वेलरी वगैरह पूरी डाली होती थी, बैंगल्स उन्होंने डाले हुए हैं, मतलब उस स्टैचू में हमें बैंगल्स भी मिलते हैं, ज्वेलरीज वगैरह के हमें ट्रेसेस मिलते हैं। तो ये हमें जो है मोहनजोदाड़ो में मिलती हैं। और उसके साथ साथ और चीज़ें जैसे होगी सील्स जो हैं, सील्स की अगर हम बात करें, दो तरह की होती थी, एक आती है जिसमें एनिमल्स की फिगर्स हो, और दूसरी थी जिसके ऊपर खाली इंस्क्रिप्शन थी। और सील्स जो है मैक्सिमम सील्स में जो है यूनिकॉर्न की हमें फिगर्स जो है, उसके मैक्सिमम सील्स में जो है यूनिकॉर्न्स की हमें फिगर्स मिलती हैं। और उसके साथ साथ हम्प्ड बुल, इसके भी हमें कुछ जो है सील्स के ट्रेसेस हमें मिलते हैं। दो तरह की जो है वो होती थी, एक आती है जिसके ऊपर एनिमल कार्विंग होती थी और उसके साथ इंस्क्रिप्शंस होती थी सील्स के ऊपर, और दूसरी होती है जिसमें कोई एनिमल की जो है इंस्क्रिप्शन नहीं हो, उसके अलावा जो खाली सिटी का जो है इंस्क्रिप्शन या उसके ऊपर नाम लिखा हो। और ब्रॉन्ज आर्ट के बारे में बताया, एक सबसे हमें फाइनल एग्जांपल मिलती है कि एक हमें डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलता है मोहनजोदाड़ो में, जिसमें वो जो है डांस की मुद्रा में जो है मिलती है, उसके साथ पूरी अच्छी तरह से उसके ऊपर ज्वेलरी के हमें डिज़ाइन मिलते हैं, बैंगल्स वगैरह के डिज़ाइन मिलते हैं, उनके उसके जो बाल थे उसको बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने जो है क्रेप किया हुआ उसके ऊपर। फिर हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि हमारी बाकी सिविलाइजेशन के साथ जो है कैसे हमारा जो है नाम जुड़ा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। फिर बात करें सुमेरियन लिटरेचर की, अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, उनका जो सुमेरियन लिटरेचर था, वहां पे हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन था, इनका क्या नाम इन्होंने लिखा हुआ था, मेलुहा। ये आपको मैंने पहले भी बताया, ये एक प्रूफ था। फिर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सील्स थी, ये कहाँ कहाँ पे हमें जो है मेसोपोटामियन साइट्स में मिलती हैं, जैसे उर आ गया, किस, सूसा एंड लोगस, ये 4 सिटीज थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो वहाँ पे हमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सील्स जो है वहाँ पे मिलती हैं। फिर एक रिलेशन ये आता है कि जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी जो है सिलेंड्रिकल सील्स का कंसेप्ट मिलता था, और हमारे यहाँ पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो है सिलेंड्रिकल सील्स पाई जाती थी। तो इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेशन जो है बड़े अच्छे थे। और एक चीज़ और बताई थी मैंने कि जो बरियल साइट्स का जो कंसेप्ट जो है हमेशा फॉरेन जो लिटरेचर्स में हमें मिलता है, या कॉफिन्स का कंसेप्ट जो है वहाँ पे मिलता है, बट उसके साथ साथ हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी जो है कॉफिन बरियल सिस्टम जो है यहाँ पे भी हमें मिलता है। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है जिससे हमें पूरा एग्जैक्ट हमें प्रूफ मिलता है कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलेशन जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी थे, वो आता है हम्प्ड बुल की सील्स। ये हमारे इंडिया में थोड़ी कम बनती थी या कम यूज़ होती थी, बट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ये मेजर यूज़ होती थी। तो वो जो है इंस्पायर्ड होते थे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के साथ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ आता है। फिर उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं हमारी सिविलाइजेशन के हिसाब से, कि जैसे मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिलता है, बहुत बड़ा जो है एक बाथिंग गार्ड मिलता है वहाँ पे, कि जहाँ पे लोग सेक्रीफाइसेस या रिचुअल्स के टाइम पे जो है इकट्ठे होके नहाते थे और अपनी जो है ऑफरिंग्स वहाँ पे ऑफ़र करते थे अपने भगवान वगैरह को। फिर लोथल में हमें बहुत बड़ा डॉक यार्ड मिलता है। धोलावीरा में जो है हमें एक साइन बोर्ड मिलता है, बहुत बड़ा साइन बोर्ड है, फॉलन साइन बोर्ड है, वो गिरा हुआ साइन बोर्ड था।
और वो एंट्रेंस में था उसके धोलावीरा में, तो जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे तब सिटीज़ के नाम बड़ी अच्छी तरह से ये लिखे होते थे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा पता चला कि क्या क्या हमारे यहाँ पे तब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी जो पूरी दुनिया के साथ मैच करती थी, और कुछ चीज़ें जो है वो हमसे इंस्पायर होके वहाँ पे अपने चलाते थे। हमें ये पता चला कि लोग जो हैं बिल्डिंग्स में रहते थे, घरों में रहते थे, और वो घर जो हैं ब्रिक्स के कंसेप्ट से जो है बनाते थे। वो बर्न्ड ब्रिक्स भी होती थी उस समय, और जो धूप में सुखाई जाती थी वो भी होती थी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम इसमें और आगे पढ़ेंगे, रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से भगवान तब हम जो है पूजते थे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स अ लॉट। और हमारा ये अगर आपको टॉपिक अगर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।